हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। हम लोग क्लास 10 के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन से रिलेटेड, दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें आपको बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं उन सारे के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा अपग्रेड कर दूंगा इसमें, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्लास 10th के बच्चे जो होते हैं उनको एनटीएससी वगैरह का एग्ज़ाम भी फेस करना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा आपको हायर पूछा जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल का मैं कंप्लीट करूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हो ये क्या है, वो सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, बहुत सारे सिस्टम अवेलेबल होते हैं। तो ये वो सिस्टम होता है जो न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, द सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रिशन। और इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, बेसिक कंपोनेंट्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा एलिमेंट्री कैनाल और मिलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना, इसका लेंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली में इसका लेंथ लगभग होता है 9 मीटर। ह्यूमन में ये लगभग 9 मीटर होता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखिएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हर्बीवोरस जो होते हैं ना, हर्बीवोरस का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो लॉन्गर होता है, जबकि कार्निवोरस जो होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्टर होता है। ऐसा क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, लॉन्गर एलिमेंट्री कैनाल इसलिए होता है क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं उनका बेसिक फूड कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट अपने डाइजेशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड करता है एज़ कंपेयर टू कार्निवोरस जो होते हैं, उनमें फैट और प्रोटीन इनका मेन फीडिंग हैबिट होता है और फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए कंपैरेटिवली कम सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हर्बीवोरस के जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं वो लॉन्गर होते हैं और कार्निवोरस के एलिमेंट्री कैनाल शॉर्टर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये 9 मीटर है, मतलब एवरेज है। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो फीडिंग हैबिट है वो कैसा है, हम लोग ओमनीवोरस टाइप के हैं, है ना, जिसका कि एलिमेंट्री कैनाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, मतलब एवरेज होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्सा है उसमें आपको आ गया बक्कल कैविटी आ गया। ये जो मैंने पाथ बता दिया है कि आपका फूड कैसे पास करेगा, तो बक्कल कैविटी हो गया, ओइसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में फिर हम लोग स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेंगे, फिर एनस से ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। और वहीं पे डाइजेस्टिव ग्लैंड को अगर आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो माउथ के जोन में सेलेब्री ग्लैंड ओपन होता है, म्यूकस ग्लैंड ओपन होता है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेगा, लीवर मिलेगा, पेनक्रियाज मिलेगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड मिलेगा आपको, है ना। तो ये सारे ग्लैंड्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आगे। ओके, तो चलिए एक एक करके हम ये सारे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जो आ गया टॉपिक वो है बक्कल कैविटी। देखिए, बक्कल कैविटी जिसको हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं, है ना। तो ओरल कैविटी में आपको क्या मिलेगा? देखिए, ओरल कैविटी में आपको मिलेगा टिथ मिलेगा आपको, है ना। ओरल कैविटी में आपको क्या मिलेगा, तो वही मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको टिथ मिलेगा, टंग मिलेगा, गलेट मिलेगा, आपको ओपनिंग ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स मिलेगा। ये सब आपका ओरल कैविटी के अंदर मिलेगा, है ना। गलेट नहीं, इसको मैं पैलेट कर देता हूँ। पैलेट मिलेगा क्योंकि गलेट आपका फेरिंग्स के जोन में मिलता है, तो पैलेट मिलेगा और ओपनिंग ऑफ सेलेब्री ग्लैंड्स मिल जाएगा आपको। तो चलिए, ओरल कैविटी जो होता है उसका सबसे ओरल पार्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, लिप मिलेगा, है ना। इस तरह से आपका लिप होता है, ऐसा कुछ। ओके, है ना। और देखिए यहीं पे आपको ऐसे टिथ मिलता है। तो लिप और टिथ के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबल। तो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा क्या होगा, टिथ। अब देखिए, टिथ का मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। हमारे टिथ में आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको जो एक्सपोज्ड हिस्सा है जो हमको नज़र आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्राउन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राउन। और ये बीच वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बीच वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, नेक। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, रूट, है ना।
तो ये 3 मेजर पार्ट होता है, क्राउन, नेक और रूट। और नेक के हिस्से से वो क्या होता है, ये आपका हो गया गम, है ना, जिसमें आपका टीथ धंसा हुआ होता है। तो आप देखोगे टीथ का जो सबसे ऊपर वाइटेस्ट पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड इनामेल। इसके बारे में क्या बोला जाता है, ये हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का आपका। इनामेल जो है वो क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का। और ये बना हुआ होता है किसका, तो ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम फॉस्फेट का, CA3PO4 का होल 2, इसी चीज़ का बना हुआ होता है ये टीथ का डेंटाइन का हिस्सा, सॉरी इनामेल का हिस्सा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, बना हुआ होता है इसका। एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो इनामेल होता है ना, ये आपका रीअपियर भी होता है। और रीअपियर के लिए एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं एमिलोब्लास्ट। ये इमिलोब्लास्ट स्पेशल टिश्यू है जो इनामेल का फॉर्मेशन करता है। अब उसके नीचे का जो आपको लेयर मिलेगा वो मिलेगा डेंटाइन। डेंटाइन जो होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ये प्रोटीनियस होता है। डेंटाइन जो होता है प्रोटीनियस होता है ना। और इसका जो ऑरिजिन, अच्छा एक और मैं बात बता दूं इनामेल के बारे में कि इनामेल का जो ऑरिजिन होता है ना, इसका जो ऑरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। इसका ऑरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। जबकि डेंटाइन जो आप देख रहे हो इसका ऑरिजिन आपको मिलेगा मेजोडर्मल। इसका ऑरिजिन क्या मिलेगा आपको, मेजोडर्मल मिलेगा। ओके, अब देखिए डेंटाइन जो आप देख रहे हैं, मैंने क्या बताया, प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये जिस टिश्यू से बनता है, मतलब इसका भी फॉर्मेशन होता है, और उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ओंडोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उसको, ओंडोब्लास्ट बोलते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आप समझ गए, इनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है, एमिलोब्लास्ट से बनता है ये, और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका ऑरिजिन होता है एक्टोडर्मल। वहीं पे डेंटाइन को अगर हम लोग देखें तो डेंटाइन जो होता है प्रोटीनियस पार्ट होता है, इनामेल के नीचे पाया जाता है, मेजोडर्मल ऑरिजिन है। और इसका रिपेयरिंग जो टिश्यू होता है जो इसको रिपेयर करता है उसका नाम है ओंडोब्लास्ट। अब हम लोग बात करते हैं पल्प का। पल्प क्या है, एक कैविटी है हमारे टिथ के अंदर जो पाया जाता है वो एक कैविटी है। और ये कैविटी जो आप देख रहे हो इसमें आपको मिलेगा ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स। ये आपके टिथ को ब्लड सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपके टिथ को न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता रहता है। और नर्व्स इसको क्या देता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो टिथ के बारे में इंटरनली स्ट्रक्चर जानने के बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे टिथ का टाइप क्या है। देखो हमारे टिथ का जो टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। एक्चुअली में मैमल में हेट्रोडोंट टिथ होता है, मतलब 4 टाइप का टिथ पाया जाता है। देख रहे हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसाइजर अगर आप देखोगे तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, बेसिक स्ट्रक्चर इसका कुछ इस टाइप का होता है। केनाइन आप देखोगे ना तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पॉइंटेड मिलेगा। प्री मोलर जो होगा उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट्स मिलेगा आपको इस टाइप से। और मोलर जो होता है काफ़ी चौला चौला होता है, ये टिथ काफ़ी चौला चौला होता है। और इसके अंदर ग्रुप्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो इस सब का कुछ स्पेशल पर्पस है। अब देखिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसके बारे में। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि इंसाइजर था और क्या था, केनाइन था, प्री मोलर था और मोलर था। ये 4 टाइप का टिथ हमारे बॉडी में पाया जाता है। इंसाइजर जो अगर आप देखोगे इसका लोकेशन तो आप पाओगे क्या कि एक्चुअली में इंसाइजर जो है ना वो नाक के नीचे पाया जाता है। इसको हम लोग नोज टूथ भी बोल सकते हैं। केनाइन आप देखोगे तो आप आँख के नीचे चले जाओ तो केनाइन मिलेगा, तो इसको हम लोग आई टूथ भी बोलते हैं, आई टूथ भी बोलते हैं। प्री मोलर जो आपका है वो कहाँ मिलेगा, तो चिक के नीचे मिलेगा आपको, तो इसको हम लोग चिक टूथ भी बोलते हैं। और मोलर जो होता है वो ऑलमोस्ट ईयर के नीचे नज़दीक मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ईयर टूथ। तो इसको इंसाइजर को नोज टूथ, केनाइन को आई टूथ, प्री मोलर को चिक टूथ और मोलर को क्या ईयर टूथ। अब आप पाओगे क्या कि सबका फंक्शन अलग अलग है ना। ये इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइट, ये बाइटिंग में हेल्प करता है। केनाइन जो होता है वो क्या करता है, तो टीयरिंग और कटिंग में हेल्प करता है, टीयरिंग और क्या कटिंग में हेल्प करता है। वहीं पे चिक और ईयर टूथ जो है आपका प्री मोलर और मोलर जो है होता है उसका पर्पस क्या है, ये ग्राइंडिंग करता है, मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, मैस्टिकेट करता है, यही सब पर्पस होता है इसका। ये फूड के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब देखिए नीचे मैंने आपको बताया है डेंटल फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेंटल फार्मूला जो होता है वो क्या करता है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है। देख रहे हैं
कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ये अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका लोअर जॉ है, तो ये अरेंजमेंट कुछ यहाँ तक का है ना। ये देखिए यहाँ पे इंसीजर आपको मिलेगा, यहाँ केनाइन मिलेगा, यहाँ देखिए आपको प्री मोलर मिलेगा, और फिर लास्ट में आपको देखिए ऐसे मोलर मिलेगा। तो इसी अरेंजमेंट को ये बतलाया गया है यहाँ पे, है ना। तो आप देख रहे हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3 कहने का मतलब क्या हो गया, 2 + 1 + 2 + 3, इसका मतलब 8 हो गया। तो 8 और 8 इसका मतलब क्या है 16, और 16 को जब 2 टाइम्स हम लोग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 32, वही है। तो आपको ये जो 8 इधर है, 8 ऊपर वाले जॉ में मिलेगा, 8 इधर और 8 ऊपर वाले जॉ में, इस तरह से आपको 32। लेकिन आप चाइल्ड में देखोगे तो 2102 है, ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, ये देखिए प्री मोलर है और ये मोलर है। देख रहे हैं प्री मोलर जो है वो एब्सेंट होता है चाइल्ड में। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 1 3 2 5, मतलब टोटल हो जाएगा 10, और 10 को हम 2 टाइम्स करेंगे मतलब 20। ओके, तो ये आपका पाया जाता है किसमें, तो चाइल्ड में। चाइल्ड में इसकी संख्या होती है 20। ओके, अब देखिए कुछ और भी टर्म्स इसी से रिलेटेड है, जैसे एक होता है थेकोडोंट। थेकोडोंट का मतलब क्या हो गया, थेकोडोंट का मतलब हो गया टिथ इम्बेडेड इन गम, गम के अंदर धंसा हुआ होता है हमारा टिथ। वहीं पे आपको मिल गया डाइफायोडोंट, जिसका मतलब होता है टिथ अपीयर्स 2 टाइम्स, अपीयर्स 2 टाइम्स, 2 बार टिथ अपीयर होता है ना। तो 2 टाइम्स जब टिथ अपीयर होगा तो आपको याद होगा, आपको मैंने बताया है, या आप समझ लीजिए इसको, एक होता है मिल्क टूथ और एक होता है क्या परमानेंट टूथ। तो मिल्क टूथ और परमानेंट टूथ को अगर आप देखोगे तो मिल्क टूथ कौन है, जो रीअपीयर होता है ना, और परमानेंट टूथ कौन होता है, जैसे ये जब टूटेगा ना तो फिर वापस आ जाएगा। और परमानेंट टूथ क्या होता है, जो रीअपीयर नहीं होता है, ये एक ही बार में अपीयर रहेगा, फिर दोबारा रीअपीयर नहीं होगा, है ना। तो ये 2 टाइप का टिथ अवेलेबल होता है। तो एडल्ट में इसी हिसाब से एडल्ट में फॉर्मूला होता है 32, जिसमें कि 2 1 2 3, और चाइल्ड में ये क्या होता है 2 1 0 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं टंग के इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि टंग, ये सॉरी टिथ जो होता है, टिथ का एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको कि आपने जो देखा होगा एलिफेंट का जो टस्क होता है, एलिफेंट टस्क, ये एक्चुअली में क्या होता है मॉडिफाइड इंसाइजर होता है। ओके, और वहीं पे वॉलरस का जो टस्क होता है ना, वॉलरस आप समझते होंगे, वॉलरस का जो टस्क होता है, वॉलरस का जो टस्क होता है, ये आपका मॉडिफाइड केनाइन होता है। ओके, ये याद रखिएगा आप, है ना, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है कंपटीशन वगैरह में ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं माउथ का जो हिस्सा है, उसी में आपको मिलेगा पैलेट। देखिए पैलेट क्या होता है, जैसे आपका ये माउथ का जो जोन है, तो माउथ के जोन में आप देखोगे ना तो आपको हार्ड एक सरफेस मिलेगा। ये मान लीजिए आपका टिथ है, अपर जॉ का टिथ है, तो उसके नीचे आप देखिएगा, और ये आपका जो है अपर लिप है। ओके, तो अपर लिप और उसके नीचे ये आपका नोज हो गया, ये नोज वाला हिस्सा हो गया। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हिस्सा जो है वो क्या है आपका, ये हिस्सा जो आपका है वो क्या है, नेजोफेरिंग्स है या नेजल हिस्सा है, नेजल चैम्बर है। और ये देखिए बक्कल चैम्बर है आपका, है ना, ये बक्कल चैम्बर है। तो बक्कल चैम्बर के पीछे आपको देखिए यहाँ पर टिथ मिलेगा ऐसे। तो यहाँ पे आपके पीछे देखिएगा ना, आप अपने उंगली से आप अपने ऊपर वाले दांत के पीछे जाओ तो आप देखोगे यहाँ पे हार्ड सरफेस मिलेगा। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे ना तो ये आपको सॉफ्ट मिलेगा सरफेस। ओके, तो इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं पैलेट। ये क्या करता है, सेपरेशन बिटवीन नेजल चैम्बर और बक्कल कैविटी। तो हार्ड प्लेट जो होता है, हार्ड पैलेट जो होता है वो क्या होता है, फ्रंट होता है ना, इंटीरियर कह सकते हैं, आगे की तरफ होता है। और ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है पोस्टीरियर होता है, ये पीछे की तरफ होता है ना। आप देखिएगा ये सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ मुड़ करके यहाँ पे एक इस टाइप का, जब आप माउथ खोलते हो तो देखोगे आपको अपर जो पैलेट है ना, उसके लास्ट वाला जो हिस्सा वहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं इसको, यूवुला बोलते हैं ना। ये समय समय पे क्या करता है कि नेजल चैम्बर को भी बंद कर सकता है, या फिर आपके स्पीकिंग में हेल्प करता है ये। ओके, वहीं पे आप देखोगे तो ये आपका पैलेट आप समझ रहे होंगे, पैलेट आप समझ गए। अब पैलेट को समझने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं टंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए टंग का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो ये कैसा होता है, लीफ लाइक होता है,
और क्या होता है, मस्कुलर होता है। आपका टंग जो होता है वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये इंटीरियरली देख रहे हैं, पोस्टेरियरली जो है ये अटैच्ड होता है। इसका अटैचमेंट क्या होता है, पोस्टेरियर अटैचमेंट होता है, मतलब पीछे से ये अटैच है। जबकि आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो ये फ्रॉग हो गया या कुछ रेप्टाइल्स हो गया, उसमें जो टंग होता है वो इंटीरियरली अटैच होता है, आगे से अटैच होता है ना, यहाँ पे पीछे से अटैचमेंट है। और जो हिस्सा से अटैच है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। टंग के ऊपर आप पाओगे तो आप क्या पाओगे कि आपको पैपली मिलेगा, और इसी पैपली में आपको मिलेगा टेस्ट बर्ड्स। पैपली के अंदर आपको क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स मिलेगा। देखिए मैंने उस पैपली को बांट दिया है, तो फिलीफॉर्म पैपली होता है, फंजीफॉर्म पैपली होता है, फोलिएट होता है और सर्कमवैलेंट होता है। ये एब्सेंट होता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता ये। ओके। और फिलीफॉर्म जो आप देख रहे हो, फिलीफॉर्म जो होता है वो सबसे मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके बॉडी में। और फंजीफॉर्म जो आप देख रहे हो ये आपको कहाँ मिलेगा, देखिए इस रीजन में मिलेगा। फंजीफॉर्म छोटे छोटे होते हैं, और सर्कमवैलेंट सबसे स्मॉलेस्ट होता है, नहीं सर्कमवैलेंट सबसे लार्जेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सबसे ये होता है, ये सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। और ये जो होता है वो स्मॉलेस्ट मिलेगा आपको, ये आपको स्मॉलेस्ट मिलेगा। ओके। तो आप पाओगे क्या कि ये जो पैपली है, ये पैपली अंदर में टेस्ट बर्ड कंसिस्ट करता है, और उसी टेस्ट बर्ड से हम लोग को टंग के द्वारा टेस्ट का पता चलता है। अब टेस्ट क्या भाई, तो आगे जो फ्रंटल रीजन आप देख रहे हो टंग का, ये क्या करता है, स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। वहीं पे जो साइड वाला रीजन आप देख रहे हो ये किसके लिए होता है, तो शॉर के लिए होता है और सॉल्टी के लिए होता है। वहीं पे ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ये किसके लिए होता है, तो बीटर के लिए होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्कमवैलेंट पैपली यहीं पे पाया जाता है, ये सबसे लार्जर पैपली आपको यहीं मिलेगा, सर्कमवैलेंट पैपली। ओके। तो इस तरह से हमारा टंग जो होता है उसका ये पर्पस होता है, टंग का यही मेन फंक्शन होता है कि वो टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। सलीवा जो निकलता है आपके माउथ के जोन में उसको मिक्स करता है फूड के साथ, वो आपको स्पीकिंग में हेल्प करता है ना। ये सब बेसिक पर्पस है आपके किसका, टंग का। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओपनिंग ऑफ फेरिंग्स का। देखिए फेरिंग्स का जो ओपनिंग होता है वो बकल कैविटी जो फेरिंग्स के जोन में ओपन करता है, वहाँ पे आपको मिलेगा टॉन्सिल। टॉन्सिल एक्चुअली में क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू होता है। देखिए माउथ हमारा ओरल हिस्सा है ना, तो ओरल हिस्सा है तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हो गए एयर में प्रेजेंट होता है, या जो आप जो फूड वगैरह खाते हो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो सबको ये न्यूट्रलाइज करता है, वो सबको ये कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में हेल्प करता है। ये लिम्फेटिक टिश्यू होता है। कभी कभी आप देखते होंगे इसी में स्वेलिंग आ जाने की वजह से आपको खांसी वगैरह होना शुरू हो जाता है ना, तो ये वही है, टॉन्सिल वही वाला हिस्सा है। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं फेरिंग्स के जोन का। देखिए फेरिंग्स के जोन में अगर हम लोग आ जाएं तो आपको, नहीं इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ सेलेब्री ग्लैंड के बारे में। देखिए सेलेब्री ग्लैंड ये आपके माउथ के ओपनिंग, माउथ के अंदर इसका ओपनिंग होता है। सेलेब्री ग्लैंड जो होता है वो सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो माउथ के अंदर ओपन हो रहा है। ओके। तो सेलेब्री ग्लैंड में आप क्या पाओगे भाई, अब देखो सेलेब्री ग्लैंड में आपको क्या मिलेगा कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब इसमें डक्ट पाया जाता है। अब देखिए 3 पेयर्स सेलेब्री ग्लैंड ह्यूमन में पाए जाते हैं। एक का नाम है पैरोटिड ग्लैंड, एक है सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी भी बोलते हैं इसको, और नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब देखो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है ना वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, पहली बात। दूसरा बात क्या भाई, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ईयर के जोन में पाया जाता है। ईयर है ना, ईयर का जो जोन आपका है ना वहीं पे पाया जाता है, ईयर जोन में पाया जाता है ये पैरोटिड ग्लैंड। ओके। और क्या, इससे जो डक्ट, चूंकि डक्टेड ग्लैंड है ना, तो इससे जो डक्ट निकलता है ना उस डक्ट का नाम है स्टेनसिस डक्ट। स्टेनसिस डक्ट बोलते हैं हम लोग इसको। ओके। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड का, तो ये मिडिल साइज का ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर जो होता है वो क्या होता है, मिडिल साइज का ग्लैंड है। ये आपका मिडिल साइज ग्लैंड है, और ये मिडिल साइज ग्लैंड जो होता है इसका भी डक्ट होगा, इसमें भी डक्ट पाया जाएगा। और ये डक्ट क्या कहलाता है भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टन्स डक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टन्स डक्ट बोलेंगे। ओके। और इसका लोकेशन क्या होता है, तो इसका लोकेशन जो होगा वो क्या होगा, अपर जॉ है ना, अपर जॉ में ये पाया जाता है आपको सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। ओके।
और एक और मैं बात बता दूं कि आपका जो सलीवा रिलीज होता है ना, उसका मैक्सिमम सेक्रीशन इसी से होता है। मैक्सिमम सेक्रीशन प्रोवाइड करता है सलीवा का ये। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट सेलेब्री ग्लैंड है आपका। और ये कहाँ पाया जाता है? तो लोअर जॉ में मिलेगा आपको। इसका जो लोकेशन है वो क्या है? लोअर जॉ। और सबलिंगुअल ग्लैंड का जो डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवाइनस। इसको हम लोग बोलेंगे डक्ट ऑफ रिवाइनस, है ना, यही बोलते हैं इसको हम लोग। तो इस तरह से ये तीनों ग्लैंड मिल करके क्या प्रोड्यूस करता है? सलीवा प्रोड्यूस करता है। और सलीवा का इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, इसका पीएच होता है 6.8। ओके, अब देखो नीचे मैंने क्या बता दिया है, सलीवा का फंक्शन बता दिया। देखो सलीवा के फंक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना है कि सलीवा का कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। तो बेसिक कंस्टिट्यूएंट तो सलीवा में वाटर ही होता है ना, लेकिन वाटर के अलावा इसमें पाया जाता है सेलेब्री एमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइलिन बोलेंगे। और आपको मिलेगा लाइसोजाइम और मिलेगा म्यूकस, है ना, साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी अवेलेबल होते हैं आपके सलीवा में। ओके, तो सलीवा जो होता है ये लगभग 1.5 लीटर सलीवा पर डे निकलता है एडल्ट में। एडल्ट में लगभग 1.5 लीटर सलीवा पर डे रिलीज होता है फूड के डाइजेशन के लिए, है ना। तो और क्या, सेलेब्री ग्लैंड के वजह से ही आपके माउथ में फर्स्ट डाइजेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सेलेब्री ग्लैंड, जो कहाँ होता है? आपके माउथ में। ओके, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सेलेब्री एमाइलेज का। देखो सेलेब्री एमाइलेज जो होता है इसका कुछ स्पेशल पर्पस होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपका जो फूड का जो स्टार्च होता है ना, उसी पे ये सेलेब्री एमाइलेज एक्ट करता है। और सेलेब्री एमाइलेज उसको बदल देता है माल्टोज में। किस में बदल देता है? माल्टोज में। और ये देखो पॉलीसेक्राइड है ना, ये आपका क्या है? पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और ये सिंपल फॉर्म में बदल देता है, ये डाइसेक्राइड है। और इसका टेस्ट जो होता है ना, ये स्वीट टेस्ट का होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को आता है कि इफ़ यू मैस्टिकेट ब्रेड फॉर लॉन्गर टाइम इट बिकम स्वीटर इन टेस्ट, द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि वो स्टार्च जो उसके अंदर होता है ना, वो माल्टोज में कन्वर्ट कर जाता है। वहीं पे आप देख रहे होगे सलीवा का जो नेक्स्ट कंपोजिशन है वो क्या है? लाइसोजाइम, है ना। तो लाइसोजाइम का काम क्या है भाई? तो लाइसोजाइम जो होता है ना, आपका जो लाइसोजाइम आप देख रहे हो, लाइसोजाइम जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है ना। तो एंटी बैक्टीरियल होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि आपके माउथ को डिसइंफेक्ट करके रखता है। ये आपके माउथ को डिसइंफेक्ट करके रखता है। आपके माउथ में कोई, देखिएगा जनरली माउथ के अंदर अगर आपको कुछ घाव वगैरह हो जाता है तो थोड़ा जल्दी सही होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द रीज़न बिहाइंड इज लाइसोजाइम। और नेक्स्ट जो इसके अंदर पाया जाता है म्यूकस, ये क्या फूड को स्लाइमी बना देता है ना। फूड को ये क्या कर देता है? स्लाइमी बना देता है। तो फूड जब स्लाइमी बन जाएगा तो इससे क्या होगा? वो आसानी से पास करेगा आपके गट में, है ना, यही पर्पस होता है इसका। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि माउथ के अंदर सबसे पहला डाइजेशन हो रहा है सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा। और फूड जो माउथ के अंदर डाइजेस्ट हुआ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो माउथ के अंदर होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। और यही बोलस जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा किसमें? ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में ट्रांसफ़र करेगा। तो अभी जो अब हम लोग जो अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा? ओइसोफेगस देखेंगे। पहले फेरिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद ओइसोफेगस देख रहे हैं। तो देखिए अब आपके सामने आ गया क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स कौन सा जोन होता है? तो ये कॉमन ओपनिंग है। देखिए फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है बक्कल कैविटी और नेजल चैम्बर का, उसी को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है ओरोफेरिंग्स और एक होता है नेजोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो होता है ये बक्कल कैविटी के पार्ट का जोन है। वहीं पे नेजोफेरिंग्स जो आप देख रहे हो ये बक्कल कैविटी का जोन नहीं है, ये एक्चुअली में किसका जोन है? तो नेजल कैविटी का जोन है ना। टुवार्ड्स नेजल कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे क्या? नेजोफेरिंग्स। और टुवार्ड्स बक्कल कैविटी का जो एरिया होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? ओरोफेरिंग्स। अब देखो इस जोन में, फेरिंग्स के जोन में आपको दो ओपनिंग मिलेगा। एक ओपनिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं गलेट, और एक ओपनिंग जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस।
देखिए गलेट जो आप देख रहे हो ये किसका ओपनिंग है, तो ये ओएसोफेगस का ओपनिंग है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। वहीं पे आपका जो ग्लॉटिस देख रहे हो वो किसका ओपनिंग है, ट्रैकिया का। इसको, ये ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विंड पाइप बोलेंगे, है ना। आप देखिएगा कि ट्रैकिया जो होता है ये फ्रंटल होता है, ये आगे की तरफ होता है, और ये जो होता है वो बैक की तरफ होता है। अगर हम लोग बायोलॉजिकल भाषा में बात करें तो ट्रैकिया जो होता है ना वो आपका इंटीरियर जोन का पार्ट है, मतलब आगे की तरफ होता है। इंटीरियर नहीं कह सकते, वेंट्रल जोन में होता है, जबकि ये जो होता है वो आपका क्या होता है, तो डॉर्सल जोन में होता है। ओके, अब गलेट जो खुलेगा वो कहाँ खुलेगा, ओएसोफेगस के थ्रू स्टोमक में, और ग्लॉटिस जो होगा वो ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में खुलेगा। और यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है, पार्ट्स पाया जाता है, दैट इज इपिग्लॉटिस। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है इपिग्लॉटिस, और ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होता है ये क्या करता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कि ये क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड टुवार्ड्स किधर, ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस में फूड को इंटर होने से रोकता है। इसी वजह से आप जो फूड खाते हो ना वो फूड आपके लंग्स में नहीं जाता, वो ट्रैकिया में इंटर नहीं करता। वो कहाँ इंटर करता है, तो वो इंटर कर जाता है आपके गलेट के थ्रू ओएसोफेगस में, है ना। तो ये इसका पर्पस है किसका, इपिग्लॉटिस का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या, फेरिंग्स, है ना। अब फेरिंग्स के बाद आगे का जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा होगा ओएसोफेगस, क्योंकि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओएसोफेगस। देखिए ओएसोफेगस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर का ये ट्यूब है। म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है इसमें, इनवॉलेंट्री नेचर का होता है इसका। ऐसे अपर पार्ट जो होता है ना ओएसोफेगस का, ये वॉलेंट्री होता है। अपर पार्ट जो होगा वो वॉलेंट्री होगा, लोअर पार्ट इसका इनवॉलेंट्री होता है। और इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, देयर इज नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द ओएसोफेगस। ओके, और ये क्या करता है, बोलस जो आप देख रहे थे, बोलस मैंने बताया था ना माउथ से आ रहा है, उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ, स्टमक में। और ये ट्रांसफ़र जो होता है ये एक टाइप का कैसा मूवमेंट है, ये एक टाइप का इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। और इसी देखो इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओएसोफेगस में पाया जाता है। अब इसके बाद जहाँ भी फूड आपके स्टमक से या फिर कहीं से भी पास करेगा ना, दैट ऑल मूवमेंट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। याद रखिएगा ये टर्म, चूँकि बायो तो टर्म का ही साइंस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पास करेगा ना वो एक टाइप का इनवॉलेंट्री मूवमेंट के थ्रू पास करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्या है, स्टमक। अब देखिए स्टमक ये क्या है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। मैंने एक फिगर बना दिया है इसका, आप देख रहे होंगे आपका ओएसोफेगस स्टमक के अंदर खुल रहा है, और कहाँ खुल रहा है, तो कार्डियक जोन में। देखिए स्टमक को हम बांट सकते हैं अलग अलग जोन में। देखो ये वाला जो जोन है कार्डियक जोन है, ये वाला जो जोन इतना से इतना जोन जो देख रहे हो ये बॉडी है, और बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको फंडस बोलते हैं, और ये वाला जो जोन है उसको पाइलोरिक बोलते हैं। तो कार्डियक जोन जो होता है वो खुलता है, कार्डियक जोन में ओएसोफेगस वो क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। वहीं पे आप देख रहे होगे स्टोमक जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, देखिए ये ड्यूडेनम का हिस्सा है, ये आपका ड्यूडेनम का हिस्सा है। तो ड्यूडेनम के जोन में जब खुलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए वही है पाइलोरिक स्फिंक्टर, इस जोन से खुलता है। और आपका जो बॉडी है ना, आपका जो इनर हिस्सा है आपके स्टोमक का, उस इनर सरफेस पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक्चुअली में फंडस और बॉडी के जोन में क्या पाया मिलेगा आपको मिलेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, सेल्स अवेलेबल होते हैं, और वही सेल्स प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, वो सारे सेल अवेलेबल जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो अब इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो वही टॉपिक देखेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पर्पस क्या है और हमारे स्टोमक में कैसे डाइजेशन होता है। तो अब देखिए हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर मैंने बताया आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आप देख रहे हो ये बना हुआ होता है बेसिकली 3 टाइप के सेल का। एक होता है पेप्टिक सेल, या उसी को बोलते हैं जाइमोजन सेल, या उसी को बोलते हैं चीप सेल। वहीं पे दूसरा जो आप देख रहे हो वो क्या है, पेराइटल सेल, या उसी को बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। और एक और आपको सेल मिलेगा दैट इज
म्यूकस सेल या म्यूकस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, गॉबलेट सेल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गॉबलेट सेल, ठीक ना। तो स्टोमक के अंदर जो पेप्टिक सेल आप देख रहे हो, इससे जो प्रोड्यूस होता है एंजाइम, उसका नाम है पेप्सिनोजेन। क्या नाम है उसका? पेप्सिनोजेन, है ना। एक और एंजाइम निकलता है इससे, उसका नाम है प्रोरेनिन। क्या नाम है? प्रोरेनिन। देखो ये दोनों इनएक्टिव एंजाइम होता है। ये क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। वहीं पे पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल जो देख रहे हो, उससे निकलता है HCl, HCl। और गॉबलेट सेल जो आप देख रहे हो, उससे निकलता है म्यूकस। ओके। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, गैस्ट्रिक जूस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है काफ़ी कम होता है, ये लगभग 1.2 होता है। किसकी वजह से? HCl की वजह से, है ना। मतलब हाईली एसिडिक होता है ये गैस्ट्रिक जूस आपका। अब यही HCl इस प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो आप देख रहे हो ना, या पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन जो आप देख रहे हो, इसको क्या करता है? वो एक्टिव कर देता है। तो देखिए क्या करेगा ये पेप्सिनोजेन जो आप देख रहे हो, या पेप्सिनोजेन जो होगा, वो HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट कर जाएगा किसमें? पेप्सिन में, है ना। और ये जो पेप्सिन आप देख रहे हो, इसका काम क्या है? ये एक्ट करता है किस पे? प्रोटीन पे। और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके। वहीं पे जब प्रोरेनिन जो आप देख रहे हो ना, प्रोरेनिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोरेनिन, देखिए प्रोरेनिन जो होता है वो भी HCl के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेनिन किस पे काम करता है आपका? तो रेनिन एक्चुअली में कैसीन पे काम करता है। और ये कैसीन क्या है? कैसीन को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क प्रोटीन। ये देखिए मिल्क प्रोटीन होता है। तो ये मेन रूप से मिल्क प्रोटीन पे काम करने वाला एंजाइम है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये पाया जाता है मेनली रूप से काफ में, है ना। जो न्यूली बॉर्न मैमेलियंस होते हैं ना, उनमें पाया जाता है ये प्रोरेनिन, सभी में नहीं पाया जाता। और कैसीन जो होता है, यही देखिए कैसीन क्या करेगा फिर? एक्चुअली में मैं यहाँ बता रहा हूँ, कैसीन जो आप देख रहे हो, ये कैल्शियम के साथ मिलकर के पारा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी पारा कैसीन पे फिर कौन एक्ट करेगा? तो पेप्सिन एक्ट करेगा। और पेप्सिन इसको फिर से चेंज कर देगा किसमें? तो पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। तो आप समझ रहे हैं ना कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन का पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यही है कि ये क्या करता है? ये पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रोटीन पे एक्ट करता है, उसको पेप्टोन्स में बदल देता है HCl के प्रेजेंस में। वहीं पे प्रोरेनिन जो आप देख रहे हो, ये काफ में पाया जाता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं मैमल्स का, उसमें पाया जाता है। कन्वर्ट होता है HCl के प्रेजेंस में रेनिन में। और रेनिन जो होता है वो कैसीन के ऊपर एक्ट करता है और कैसीन को कन्वर्ट कर देता है पारा कैसीन में। पारा कैसीन में जब वो कन्वर्ट कर देगा, रेनिन की वजह से ये होता है ना, पारा कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगा। पारा कैसीन पे कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा और इसको पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल देगा, मतलब उसके प्रोटीनियस पार्ट को अलग कर देगा ये। ओके। वहीं पे HCl का काम क्या है? तो ये क्या करता है? फूड को एसिडिक कर देता है, एसिडिफाइड कर देता है फूड को, जिसकी वजह से जो किल कर देता है किसको? पैथोजेंस को, बैक्टीरिया वगैरह को ये क्या कर देता है? किल कर देता है ना। और क्या भाई? तो ये एक्टिवेट भी कर रहा है एंजाइम को, एक्टिवेट प्रो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। ओके। साथ ही साथ आप देखोगे ऑक्जेंटिक सेल से एक कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करता है, जो विटामिन B12 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, CIF बोलते हैं उसको, कास्टर इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके। चलिए आगे बात करते हैं म्यूकस ग्लैंड का। म्यूकस ग्लैंड जो होता है वो गॉबलेट सेल भी बोलते हैं इसको हम लोग, इससे म्यूकस निकलता है। म्यूकस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है? एसिडिक है। तो कहीं ना कहीं म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है ना, ये क्या करता है? प्रिवेंट एक्शन ऑफ HCl ऑन
इनर वॉल ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक के इनर वॉल पे पेप्सी जो जितने भी एंजाइम्स हैं ना और HCl जो है ना उसके एक्शन को ये कम कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए कि जब आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका pH इतना कम है, इसका मतलब हाईली एसिडिक है। तो हाईली एसिडिक है तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो स्टोमक का इनर लाइनिंग है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको बचाता है म्यूकस का लेयर। स्टोमक के इनर लेयर पे म्यूकस पाया जाता है जो इस सारे एंजाइम्स और HCl के एक्शन को इनर वॉल ऑफ स्टोमक पे नहीं होने देता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा स्टोमक। और स्टोमक का जो डाइजेस्टेड फूड है ना, जो स्टोमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो गया, अब ये किधर भागेगा, अब इसको मूव करना है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के तरफ। और उस फूड को का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और उस फूड को हम लोग क्या बोलेंगे, काइम। उस फूड को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, काइम। तो काइम का मूवमेंट अब किधर होना शुरू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जोन में, और ये एसिडिक होता है। ओके, अच्छा एक और मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि स्टोमक में थोड़ा बहुत लाइपेज भी पाया जाता है जो गैस्ट्रिक लाइपेज कहलाता है। ये एक्चुअली में फैट के ऊपर काम करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक जो था स्टोमक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा अगर मैं फुल डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करता हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो आपके लिए उबाऊ भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। आपको इस चैनल को शेयर करना है, लोगों को बताइए, और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके इससे। और आप टेलीग्राम पे जा कर के आप क्वेश्चन भी आप ले सकते हो, क्योंकि हमारे चैनल में का लिंक आपको टेलीग्राम पे दिया गया है। वहाँ पे आप क्वेश्चन लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपका कमेंट हमारे टीम के द्वारा पसंद आया तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा। ओके, तो चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।